द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ राजस्थान के कैपिटल जयपुर से शरीके गुफ्तगू हैं अनिल नकरा जी। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बिजनेसमैन हैं, तबला आर्टिस्ट हैं, व्लॉग भी बनाते हैं और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक मियाँवाली के करीब एक शहर है पिपला, उससे है, जिसकी अब आबादी जो है वो 1 लाख के करीब है और तहसील पिपला की आबादी 4 लाख से ज्यादा है। तो मजीद मुझे खुद अपने बारे में बताइएगा अनिल जी। आप उर्दू के बड़े आशिक हैं, तो ये इश्क कैसे डेवलप हुआ और किन किन मराहल से गुजरा? वकील चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दावत दी। मैं बहुत रेगुलरली आपके शो देखता हूँ, और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी दूरियां मिटे, ख़त्म हो, हम जो सच्चाई है उस पर बात करें, तो मैं इसके लिए दोबारा से आपको शुक्रिया कहता हूँ। जी। आपकी देखने वाले हैं उनको सबको मेरा आदाब और नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने बताया कि जो हमारी जड़ें हैं, अगर कोई जड़ से कट गया तो फिर वो कहीं नहीं रहा। और किसी भी कौम को मारना है तो उसकी ज़बान ख़त्म कर दो, उसका जो है तारीख है उस पे पर्दा डाल दो या मिट्टी कुछ भी डाल दो। तो हमारी तारीख तो यही है कि हमारे जो 1947 का जो एक वाक़या हुआ था अगस्त में, तो उसके बाद उससे पहले मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हमारे सारे रिलेटिव सब आपके पिपला वहीं आए थे। पिपला, सक्खर, बन्नूवाल, इधर सारे हमारे रिलेटिव सब वहीं रहते थे। और 1947 के बाद वो यहाँ इंडिया में आ गए। हम लोग यहाँ अलवर एक जगह है राजस्थान में, जयपुर के पास में है, वहाँ आज भी जी। मेरा बिजनेस वगैरह है, जयपुर में है। मेरी तालीम, मेरी जो पढ़ाई लिखाई सब शायद सब वहीं पे जयपुर में ही हुआ है। हमारे रिलेटिव्स पूरे सब रहते, लेकिन हम बिलोंग उसी को करते हैं। अच्छा, मैं आगे एक बात करूं आपसे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम बातें करते हैं, हमारा मुल्क तक वो हो गया, डिवाइड हो गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान, अब वो बांग्लादेश, ये सब बन गया, सारी बात ठीक है। इसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुए, माली नुकसान और ये सब हुए, वो तो सब ठीक है। क्या नाम से, वो तो हम उस पे तो बातचीत करते ही हैं। आप भी उस पे अपना देते हैं, आपके और भी पाकिस्तान के चैनल हैं, काफ़ी सारे मैं देखता हूँ। लेकिन इस बात पे कोई बहुत कम चर्चा हो रही है या बहुत कम जिक्र हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, कत्ल हुआ है, वो उर्दू ज़बान का हुआ है। हम्म। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या बोला जाता है कि जो उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, मेरी बुआ, मेरी फूफी, जितने थे वो सब वहीं के पढ़े हुए थे और उर्दू ज़बान को बड़ा अच्छा और बड़े मीठी ज़ुबान बोलते थे अपना। और वो कहते थे, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे, हम उनको लाला जी बोलते थे, आपके वहाँ अब यहाँ क्या बोलते हैं, वो कहते थे कि जो हिंदी 2 सफ़ों में लिखी जाती है, हम्म। वो उर्दू ज़बान 1 सफ़े में, 1 पेज में आ जाएगी। हम्म। और मैंने भी सीखी, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ये बता रहा था कि आज की डेट में हमारे यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम्म। 99% जो है वो उर्दू ज़बान नहीं जानते। ये 99 भी बड़े मैं एहतियात से कह रहा हूँ। हम्म। 100 कह दूँ तो कोई निकला आएगा, या 100 में मैं मेरे जैसा एक निकला आएगा। हम्म। मैंने खुद उर्दू ज़बान, हम चर्चा करेंगे मियाँ वली और सारी बातों पे। जो मेरा सबसे बड़ा दर्द है, ठीक है, हमारे घर बार छूट गए, सब हो गए, हमारे घर के हमारे सबके हुआ, वो ठीक है, वो है। लेकिन उर्दू ज़बान का भी कत्ल हुआ, और ख़ास तौर पे इंडिया में हुआ। हम्म। अब मेरे जो फैमिली वाले थे, वो सब खत्तो किताबात उर्दू में ही होती थी।
आपको आपके वहां तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो पोस्ट कार्ड होता था, एक हम्म, छोटा सा ऐसे थोड़ा सा होता जी था, हार्ड गत्ते टाइप का होता था, उसमें लिख के जी भेजते थे। तो हमारे जो फादर थे, जो भी रिलेटिव्स थे उस टाइम, तो खतों का ही जमाना था, तो वो पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, तो खुले होते थे, कोई भी पढ़ सकता है उसको। जी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जयपुर में कि पोस्टमैन पूछता था, ये आपके पाकिस्तान से चिट्ठी आती है क्या? हम्म, उर्दू जबान की वो चिट्ठियां देख के वो बोलता था कि आपके पास पाकिस्तान से चिट्ठी आती है क्या? कोई आपका पाकिस्तान में रहता है क्या? कोई बोलता था ये उर्दू कौन लिखता है? मतलब ऐसे हैरानी होती थी कि हम्म, एक हिंदू परिवार, नाम तो एड्रेस तो नाम तो हिंदू का आ रहा है और जी चिट्ठी जो है वो उर्दू जबान में आ रही है। हम्म, तो मतलब ऐसी हैरानगी थी, जैसे उस टाइम एक नारा लगा था, पता नहीं सच्चा था झूठा था, उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हम्म, आपके वहाँ हिंदी खत्म हो गई, हम्म, आप शायद, मुझे नहीं मालूम आप हिंदी जानते नहीं जानते, जी हमारे यहाँ उर्दू खत्म हो गई, और मैं हूँ उर्दू लवर। इतनी मीठी जबान थी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाई थी। हमें स्कूल में तो नहीं पढ़ाते थे, हम्म, इंग्लिश और हिंदी, और एक थर्ड लैंग्वेज थी मेरे पास, संस्कृत। हम्म, अब उर्दू ज़बान हम पढ़े, अब ठीक है हमने सीखी करी बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और उर्दू ज़बान के बारे में। बाकी मैं शायद अब पहले पिपला की उसकी बात कर ले, कि हम पिपला से यहाँ आए थे। अच्छा, अब ये जैसे 46 में लगभग कंफर्म हो गया था कि अब ये तकसीम होगा और एक बनेगा पाकिस्तान और एक बने इधर बनेगा हिंदुस्तान। कुछ लाइनें डिसाइड नहीं हुई थी कहाँ तक पाकिस्तान होगा और कहाँ तक होगा। पहले तो एक टाइम था कि अमृतसर भी पाकिस्तान में जा रहा था। हम्म, मुझे नहीं मालूम कि आपके कितनी है वो। जी तो हमारे फिर लूटते कटते पिटते यहाँ आए। अच्छा, मैं इसमें एक कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि भाई जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, और जिन्ना साहब को, कायदे आजम को यहाँ एक विलन के रूप में देखा जाता है। मैं भी उनको तकसीम के लिए मानता हूँ कि वो जिम्मेदार थे, सब थे, लेकिन उससे पहले एक हमारे यहाँ एक हुए हैं, जसवंत सिंह। जी वो राजस्थान के रहने वाले थे। वो जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो अपना कैबिनेट थी उसमें वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, अपना जी वजीर वजीर क्या बोलते हैं, खारजा तो खारजा, हाँ वजीर खारजा रहे थे, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। जी और वो अपना पाकिस्तान भी गए थे, और वहाँ हिंगलाज माता का जो आपके उधर है वहाँ जाके हम्म, आए थे, करा था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, जी जी वो किताब मेरे पास भी है, वो बहुत मोटे पन्नों की किताब लिखी थी। जी और उसमें बताया था कि मदन मोहन मालवीय जी जो प्योर हिंदुइज्म के थे अपना, और उन्होंने ही बनारस हिंदी हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी। जब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में बनाई। जी और लाला लाजपत राय, हम्म, ये दोनों इनको, जिन्ना को, या कायदे आजम जिन्ना को, मैं आदर से ही नाम लूंगा, है ना, उसको बोलते थे मैसेंजर ऑफ पीस अपना, कि भाई ये उनकी बुक का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। एम्बेसडर ऑफ अम्बेसडर हिंदू थे। मुस्लिम यूनिटी भी कहते थे जी। हाँ हाँ, ये हाँ जी जी, ये आपने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया, ये उनको कहते थे। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, क्या हुआ वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो शायद हमारा आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई वो ठीक है, वो बिल्कुल हो गए कि भाई अब तो पाकिस्तान चाहिए एक स्टेज के बाद। जबकि या और एक बात है कि हमारे यहाँ जो बोलते हैं वीर सावरकर को, उसको कट्टर हिंदू बोलते हैं, हम्म, और उधर जिन्ना साहब को बोलते हैं कि वो कट्टर मुसलमान था। हम्म, अब जो जिन्ना साहब थे वो क्या नाम से ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि वो कोई ना नमाज पढ़ते थे, और वो ऐसे मीट और वो भी खाते थे जो मतलब हलाल नहीं माने जाते, मैं सीधा हम्म, नाम नहीं लूंगा। और हम्म, इधर वीर सावरकर भी थे जो हिंदू थे, वो प्रॉन और मछली और ये सब खाते थे। तो दोनों ही कट्टर नहीं थे।
लेकिन हालात ने ऐसा किया कि यहाँ तो वीर सावरकर को हो गया कि भाई हार्डकोर है, और उधर जिन्ना साहब को हो गया। अब एक बात मैं पूछता था, इस पे तो मैं बहुत लंबा डिस्कशन कर सकता हूँ कि भाई हम एंड में यहाँ बाद में आए, काफ़ी 15 अगस्त के बाद आए, तो और भी बातें हैं वो बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे को आती है कट कट बताता जाऊंगा मैं। कि मैं जी अपने घर वालों से पूछता था, अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर के भाई भी थे, वो वहाँ रेलवे में थे वहीं पे, तो उनको यहाँ आके बाद में नौकरी मिल गई थी अपना, ठीक है। तो मैं जी उनसे पूछता था, भाई जब आपको मालूम था कि पाकिस्तान बन गया, अखबारें आप भी पढ़ते थे, उर्दू जबान सब जानते थे, करते थे, तो आप पहले क्यों नहीं आ गए? जैसे कई लोग आते, तो हमारे जैसे कई लोग रह गए वहीं, मर गए या जो भी हो गए। तो कहते थे हमें गांधी जी की बात पे हम भरोसा कर रहे थे कि अपना, कि जो है पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। हम्म, ये बात आपको पता होगी शायद। जी 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 गांधी जी एंड तक कहते रहे थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, और वो हर बात पे अपना वो फास्टिंग कर लेते थे, आमरण अनशन जिसको हिंदी बोलते हैं। उन्होंने जो है कभी भी, जब पाकिस्तान बन गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप आपने क्यों नहीं किया, अब मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। हम्म मैं बाद में और बताता हूँ, जो जैसे जैसे किस्से कुछ जो चर्चा में नहीं है। हम्म हमें यहाँ हमारे जो फादर साहब बताते थे कि अगर हमें वहाँ पाकिस्तान बनना है, लेकिन हमारे परिवार को वहाँ मुसलमानों ने ही बचाया था, हम्म उन्होंने अपने घर रखा। कई मुसलमानों को बाद में जैसे पता लग गया भाई घर में ये लोग छुपा रखे हैं इन्होंने, इसके फलाना फलाना एक्स वाई जेड, तो उनको हमको निकालना पड़ा, करना पड़ा। और फिर हमारे जो है वो मिलिट्री हमको यहाँ निकाल के यहाँ तक लाई इंडिया में। मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, एंड हम्म में जब क्या हुआ, सारे जो भी था एंड में, हमारी जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में हमारे सारे परिवार वाले, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और हमारी जो बिल्कुल फर्स्ट फैमिली थी, वो जैसे ही अटारी बॉर्डर पे पहुंची जी जी और गाड़ी रुकी, तो सबको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि भाई चलो अब हम मार काट से बच के हिंदुस्तान में आ गए। और वहां एक आदमी ने उतर के किसी ने नारा लगा दिया कि महात्मा गांधी जिंदाबाद। हम्म तो भीड़ इतनी, मतलब अंदर से आक्रोशित थी, इतना उबाल था कि उन्होंने उस आदमी को वहीं पीट पीट के मार डाला कि भाई इसने महात्मा गांधी जिंदाबाद कैसे नारा लगा दिया। तो मैंने पूछा हम्म जी महात्मा गांधी का क्यों लगाया? तो हमारे ये, मेरे जो सब बड़े बुजुर्ग थे वो ये बताते थे कि हमें, वो तो नेहरू और गांधी को फर्स्ट जिम्मेदार मानते थे कि भाई हमको राज करना है, कैसे भी राज करें, चाहे हमें टूटा फूटा आधा अधूरा कैसा भी राज मिल जाए, हमें तो राजा बनना है। और महात्मा गांधी जो है सारी बातें मानते गए, करते गए, और एंड में उन्होंने हम जैसे लोगों को, जैसे और भी कितने लोगों को, तो उनको फंसा दिया हम्म और एंड टाइम पे हाथ खड़े कर दिए कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, इसलिए इतनी मार काट हुई। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि मेरे जो अंकल थे, मेरे फादर के बड़े भाई, वो इंजीनियर थे उस टाइम के, वो 2 महीना पहले जो है वो दिल्ली आ गए थे। हम्म मैं आगे और बताऊंगा आपको। दिल्ली आ गए थे, दिल्ली आ गए तो हमारे, उन्होंने मैसेज भेजा, कोई पता नहीं कहाँ रह रहे करने के, भाई वापस आ जाओ सब ठीक हो गया। क्योंकि 14 अगस्त को जो जिन्ना साहब ने जो वहाँ अपनी तकरीर करी थी, शायद कराची में थे वो, है ना, जी कराची में, वहाँ ये अपना जो लॉर्ड माउंट बैटन है वो भी आए थे। जी तो उन्होंने कहा था कि हमारी डिमांड पूरी हो गई है, हमारे को पाकिस्तान मिल गया है, अब यहाँ सभी अकलियतों को भी पूरा वही अधिकार मिलेगा, और वही सब उनको मिलेगा जो कि मुसलमानों को मिल रहा है। जो अकलियतें यहाँ रह रही हैं सिंध में जहाँ भी हम्म हैं, वो सब डरे नहीं, वो यहीं रहें, हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। तो हमारे घर वालों ने, जो हमारे 2 4 5 दिल्ली और इधर उधर चले गए, तो उनको भी वापस बुला लिया।
हम्म। कि भाई जिन्ना साहब ने अब जब बोल दिया है, महात्मा गांधी ने तो बोला जो कर नहीं पाए पूरा, हम्म। अब इन्होंने बोल दिया इन्होंने करेंगे, लेकिन फिर बाद में बहुत कुछ हुआ। अनिल जी, अब वैसे बहुत सी एविडेंस ऐसी आई है कि हम्म। एक्चुअली सरदार पटेल ही प्रिवेल्ड ऑन हम्म। गांधी एंड नेहरू, और उनका ये ख्याल था कि मुसलमानों में अलहदगी के जो जर्म्स हैं, जरासीम है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, और अगर हम उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखेंगे तो फिर हम जो है इस मुल्क को एक फंक्शनल सिस्टम नहीं दे सकेंगे। एक ही दफ्तर में बैठे हुए मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे, और वहीं पे काम करने वाले हिंदू और सिख जो हैं वो इंडिया के लिए काम कर रहे होंगे। तो हम्म। इसलिए वो, अगरचे ये एक अनप्लेजेंट डिसीजन है, लेकिन हमें मान लेना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा ना जी कि मैं जो है कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाएं, ये काम मजीद मुश्किल हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो कमेंट्स में लिखते भी हैं, कहते हैं जी हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो कोशिश ये बहरहाल जारी रहनी चाहिए, और मैं उन लोगों का समझता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्यों इस तरह लिखते हैं। उनके भी जज्बात हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उर्दू के साथ आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो हाफ मुस्लिम भी समझते हैं, वो क्या स्टोरी है? जो पंडित जी को आपने कहा था वो भी जरा हाँ 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 सुनाइएगा। हाँ। नहीं, अब जैसे है कि जो हमारे घर में उर्दू ज़बान ही बोली जाती थी, या हमारी जो सराइकी भाषा थी पंजाबी, आप तो जानते होंगे, है ना, तो हम्म। वो भाषा बोलते थे। हमारे जो खत्तो किताबत आपस में चिट्ठियाँ आ रही है, सब लिख रहे हैं, उस टाइम तो लेटर्स लिखने का ज़माना भी था, लोगों का टाइम भी था, हम्म। तो उर्दू आती थी, हमको पढ़नी नहीं आती थी। तो हमारे जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो सब उर्दू की तारीफ करते थे। अच्छा, मेरे फादर वहाँ से 14-15 साल के आए थे, अब उनको हिंदी नहीं आती। हम्म। अब आप सोचो, जिसको हिंदी नहीं आती और वो इंडिया में अब रह रहा है, हम्म। बाद में वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में आईपीएस आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस से होकर रिटायर हुए। हम्म। तो हमारे ग्रैंडफादर ने, फादर ने, मेरी मदर ने, सब ने यहाँ आके हिंदी सीखी, हम्म। क्योंकि हिंदी उनकी ज़बान ही नहीं थी। हम्म। वहाँ तो वही पढ़ाते थे हम्म। अपना। तो मेरे घर देखते 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 मेरे को भी उर्दू ज़बान, मेरे फादर को भी शेर व शायरी का, गाने का, इसका बहुत शौक था। वो हम्म। रेडियो पे भी करते थे, वैसे वो नौकरी करते थे अपना, जयपुर में वही आ गए थे, फिर वही जब से हम जयपुर ही रह रहे हैं। तो हम्म। अपना, अब मुझे भी सीखने का शौक हुआ, तो स्कूल में तो पढ़ाते नहीं थे। जी। अब हमारे घर में मेरे ग्रैंडफादर मुझे उर्दू कायदा लेके आए और उर्दू सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने वहाँ से सीख ली। अब एक दिन हमारे ग्रैंडफादर ने, क्या नाम से, मुझे कहीं मैंने कोई गलती कर दी और उन्होंने एक जैसे बच्चे को गाली देते और एक मेरे थप्पड़ मारा हम्म। कि ये ऐसे नहीं, जबान ऐसे है, और मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने नहीं सीखनी और मैंने छोड़ दिया। 4-6 महीने तक पढ़ी नहीं मैंने, फिर वो मेरे को बहला रहे, फुसला रहे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उर्दू धीरे धीरे ऐसे सीखी। फिर मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ रूटीन में नहीं थी। फिर मेरे फादर की डेथ को भी आज 30 साल हो गए। अब उनके वो शेर व शायरी का शौक था, उर्दू ज़बान की उनकी किताबें पढ़ी, हम्म। उनके सब पढ़े हैं अपना। तो अब मैं पढ़ूं कैसे, करूं, तो फिर मैंने एक मौलवी साहब हैं यहाँ जयपुर में, आप तो नहीं जानते, जयपुर के पास में घाट गेट के पास एक बाईपास रोड है, वहाँ की मस्जिद से मेरे को मौलवी साहब पढ़ाने आते थे, मैं पैसे देता था उनको हम्म। अपना। तो हमारे इंटरेस्ट। अड़ोसी पड़ोसी देखते थे, ये इनके घर कौन आता है, हम्म। क्या करने आता है, और वो पूछते थे भाई ये कैसे आ रहा है, ये मौलाना टाइप कैसे आ रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या बात है। तो अच्छा। मतलब जैसे शक की नज़र से देखते हैं ना, ऐसे देखने लग गए थे। हाँ और वो हाँ। कुछ मौलवी साहब भी कर रहे थे, वो तो उन्होंने तो मुझे दावत ही दे दी थी हाँ हाँ। कि साहब आप तो आ जाओ, इस्लाम ही स्वीकार कर लो। तो अच्छा। हमारे तो भगाया फिर उसको घर, मदर ने हमारे बता उसको कि खबरदार जो यहाँ आए हो, तो हमें, वो तो मुझे उठा के ही ले जा रहा था, तो यार तो आओ आपका यहाँ। अच्छा, मैंने कहा जी नहीं बनना, मैं तो हिंदू ही ठीक हूँ। तो कहा कम से कम आप मस्जिद में आया करो, खतना तो करवा लो। ये अच्छा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि ये तक मुझे कहा गया था। फिर वो सीख गया करके, लेकिन चलो बहरहाल मैं उसमें नहीं कहता, वो सब एक जैसे नहीं होते।
हुँ, किसी ने कह दिया होगा या उसको भी होता है, मतलब वो बंद हो गया सिलसिला। आज भी मैं उर्दू जो है ज़बान पढ़ता करता रहता हूँ। और हमारे जो फ़ादर के दोस्त थे, वो हुँ, भी सब हमारे ही जैसे थे, वो सब वहीं से आए हैं, कुछ सिंध से भी आते थे, तो वो भी उर्दू ही बोलते थे। तो मेरे शौक वही हो गया, मेरे को मेरे उर्दू से, मेरे शेर व शायरी से, मेरे मेरे शौक या मेरे इश्क जो भी कह लें आप, उनकी वजह से मुझे तो मेरे घर वाले आधा मुसलमान बोलते थे। हुँ, हुँ, अब मेरा कोई, मैं ऐसा नहीं है कोई टेंस कर रहा हूँ या वो कुछ कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे बताया था, हमारी जो पहले बात हुई कि मेरे बेटे की शादी थी अभी 3-4 साल पहले। हुँ, तो हमारे जैसे हिंदुओं में फेरे होते हैं, पंडित जी फेरे कराते हैं, 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन होते हैं, जो हमारा सिस्टम है कि वे हुँ, अग्नि हुँ, के 7 फेरे लेंगे और वो 7 उनको वचन देते हैं कि आप एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसे करेंगे, सब करेंगे, है ना। तो वहाँ बैठे हैं, कर रहे था, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जैसे रात को होता है। तो मैं कह रहा हूँ पंडित जी आप बिस्मिल्लाह तो करो। तो ओके। आधे लोगों ने तो हंसा, हाँ, हाँ, और मेरी मदर ने और मेरे 2-4 मेरी बहनों ने मुझे कहा तू पागल है, और ये है, मतलब मजाक में ही कहा कि हाँ, तू हाँ, यहाँ तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मत कर। हाँ, मैं हाँ, आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, मेरी भी मुसलमानों से बहुत शिकायतें हैं। जो आप कह रहे थे कि ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। लेकिन अब जो मेरे ब्लड में है, हुँ, मैं आज भी खाना खाता हूँ तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई खाना खाना है तो या माँ अन्नपूर्णा को याद करो या गणेश जी का नाम लेके करो जी। हम कोई, जैसे आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, हमारे कहते हैं श्री गणेश, गणेश हुँ, जी है जो हाथी कैसे हो, उनका करो। तो मेरे आदत ही नहीं है। अब हुँ, मैं क्या करूं। मैं हुँ, तो बोलता ही हूँ कि भाई कोई बात हो गई तो लाहौल बिला कुव्वत और ये और वो। तो मेरा तो तकिया कलाम, मेरे को तो आज भी स्टिल टुडे वो कहते हैं कि एक तरफ तो तुम हिंदू हिंदू की बातें भी करते हो, सब करते हो, और दूसरी तरफ ये भी करते हो। 1947 के बाद उर्दू ज़बान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसा बोलते हैं कि उर्दू दिल्ली और लखनऊ में पली बड़ी, यहाँ हुई, जी, और आपके यहाँ उर्दू की वजह से ही अपना बांग्लादेश बन गया कि जी वहाँ उर्दू नहीं हुँ, चाहिए हमें। तो ज़बान की वजह से भी हो गया, लेकिन मेरा उर्दू से इश्क है। अच्छा, उर्दू से इश्क कैसे नहीं हो, हुँ, हमारे फादर को गाने का शौक था। हुँ, वो जयपुर रेडियो में एक स्टाफ आर्टिस्ट थे, उस्ताद अफजल हुसैन। हुँ, हुँ, वो हमारे घर आते थे, वो हमें और वो सिखाते थे, तबला और ये वो सब सिखाते थे। हुँ, तो हुँ, वो जो उर्दू में लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो शेर व शायरी ये सब हो रहा है। उनके जो 2 बेटे हैं उनको आप ज़रूर जानते होंगे, वो गज़ल सिंगर है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। हुँ, 2 हुँ, भाई आपने ज़रूर देखे होंगे, वो बहुत पॉपुलर है आपके पाकिस्तान में भी। तो वो सब आते थे, हमारा एटमॉस्फेयर यही था। हुँ, और ये जो आपने कहा ना कि ये अब जो थोड़ा सा कट्टरता हिंदी में बोलते हैं कि ये बढ़ गई है, ये मेरा अपना मानना है कि जो 9/11 में जो पाकिस्तान के बाद अटैक जो हुए थे, वहाँ हुँ, ट्विन टावर्स वगैरह गिराए गए थे, और ये उसके बाद ये ओसामा बिन लादेन और ये सब आया, उसके बाद हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू पाकिस्तान के बीच में लाइन जो है वो और गहरी हो गई। वहाँ हुँ, से शुरू होते होते मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं खुद भी आज 60 साल का हो गया हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि पहले इतनी कट्टरता या इतना वो नहीं था, हुँ, अब हो गया है। मुझे हमारे घर वाले बताते थे कि हमारे जो है राम राम बोलते थे मुसलमान भी, हुँ, और कराड़ या कराड़ बोलते थे। हिंदुओं को कराड़ भी बोलते हैं, आपको पता होगा शायद। हुँ, और कराड़ या राम राम, हुँ, कराड़ बोलते हैं हमारे से पंजाब में वहाँ पे। तो ऐसे बोलते थे, लेकिन आज कोई, मैं तो अस्सलाम वालेकुम भी बोल सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कर सकता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा मेरे से आप 50 बारी पढ़वा लो। हुँ, लेकिन कोई आज की डेट में मुसलमान से कह दो राम राम, नहीं नहीं ये हमारे मजहब में नहीं है। तो इसलिए हुँ, हमको भी सोचना पड़ता है। तो मैं इसको जो है दोनों तरफ से मान रहा हूँ कि कट्टरता बढ़ी है। और ये जो अमेरिका में जो अटैक हुए थे, उसके बाद फिर अफगानिस्तान ये सारा हुआ, पाकिस्तान का जो रोल रहा, सब जी, रहा, आपके हुँ, वो
डॉक्टर मिश्रा है, उनको भी मैं आपके उसमें सुनता हूँ, करता हूँ। मैं हम्म। उनकी बातों से सहमत भी हूँ। जो आपके डॉक्टर रज़ा, ये जो आते मेजर, ये सब मैं आपको देखता हूँ और आप अच्छा जी। कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी यही कहना है। हम्म। अब ये कैसे कम होगा ये तो देखना होगा, लेकिन हम्म। हमारे जो है, मैं ये आज दो बात कहने के लिए आपको मैंने अप्रोच किया था। उर्दू ज़बान की बात तो हमने कर ली, बाकी जो है कि आप देखें असर कैसे जाता है। ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, ये मैंने रखी है। ये हम्म। आपको उल्टी दिख रही होगी। जी जी। ये हिंदी में शायद आप नहीं पढ़ हम्म। सकते होंगे। इसका किताब का नाम है मियाँ वाली गजट। हम्म। ये हिंदी में किताब है। ठीक है। अच्छा, ये पहले ये किताब होती थी भाई, हिंदी किताब ऐसे खुलती है, हम्म। उर्दू किताब ऐसे खुलती है। तो ये आधी किताब जो होती थी वो हिंदी में होती थी और आधी किताब उर्दू में होती थी, हम्म। कि भाई हमारे वहाँ से जो बड़े बुजुर्ग आए वो उर्दू ही करते थे, इसक्यों करते थे। अब पिछले 6 महीने से ये किताब उर्दू में बंद हो गई है, हम्म। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो उर्दू थे, वो इसको लिखते थे, करते थे। मैं भी पढ़ लेता था इसी बहाने कि भाई हम्म। उर्दू में क्या लिखा है, अटक अटक के मियाँ वाली गजट मीम और ये ऐसे कर करके बंद हो गया, ये उर्दू ज़बान ख़त्म हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में स्टिल टुडे, हम्म। वहाँ से जो लोग आए, अब तीसरी पीढ़ी हो गई। मैं हम्म। मतलब मेरे फादर वहाँ से आए थे, मैं यहाँ का हूँ, मेरे हम्म। भी बच्चे हो गए, मेरा ग्रैंडसन भी है 2 साल का। हम्म। हम्म। तो अब वो धीरे धीरे कट रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में, दिल्ली में जो मियाँ वाली से आए थे, वो मियाँ वाली सोसाइटी बनाई हुई उन्होंने। जयपुर में मियाँ वाली सोसाइटी है, बन्नूवाल है, और ये सब कौन कौन सी ऐसी जितने वहाँ के हैं ना, सबकी सोसाइटियाँ और ये सब, ये बिरादरी और ऐसे बने हुए, सब इकट्ठे होते, मिलते, करते हैं, सब होता है। आज भी चल रहा है ये, हम्म। 70-75 साल बाद भी ये चल रहा है। और हम चाहते हैं कि भाई अपनी जड़ें हम नहीं छोड़ें अपनी। हम्म। अच्छा, आपको और मज़े की बात बताऊं कि जैसे मेरे फादर की शादी यहाँ हुई, हम्म। और मेरे अंकल की, मेरे और जो बुआएं जितनी हैं सबकी शादी यहाँ हुई। तो जैसे कोई रिश्ता आया कहीं से, तो पूछते थे भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? हम्म। तो कहा जी आप कहाँ के हो? जी मैं मियाँवाली का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, आप भी, मैं भी मियाँवाली का रहने वाला हूँ, तो ओके, शादी हो जाएगी। हम्म। आप कहाँ के हो? जी मैं तो उधर हूँ। तो थोड़ा सा अवॉइड कर देते थे, या उस टाइम जो भी था, कम्युनिकेशन था, जो भी था। मेरे फादर मियाँवाली के, मेरी मदर शादी यहाँ हुई आके, वो भी मियाँवाली की। मेरी बहन की शादी हमने करी है मियाँवाली सोसाइटी, मतलब उनसे। इवन मेरी शादी हुई है मेरी वाइफ भी मियाँवाली की है। ये अब हम्म। धीरे धीरे अलग हो रहा है। ऐसे बन्नूवाल है जो बन्नू के हैं, या जो मुल्तान के हैं, वो अपने इलाके के ही देखते थे कि जो वहाँ को बिलोंग करते हैं हम्म। उनको करें। ये आज भी चल रहा है, ये आज भी हमारे यहाँ क्लब्स बने हुए हैं। ये हमारी जो मियाँवाली सोसाइटी है, हर साल दिल्ली में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस टाइप करती है, सारे लोग जाते हैं, कुछ वो करते हैं। तो हम लोग तो याद करते हैं। मैं भी चाहता था कि अपना, कि एक बारी मैं अपना देख के आऊँ। एक बारी जनरल मुशर्रफ जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो धोनी और ये सब कैप्टन था यहाँ का, तो मैं वहाँ जाना चाहता था। और वह कहा भी था कि हम्म। जो भी आएगा हम लाहौर में मैच देखने के लिए हम वीज़ा देंगे, 3-4-5 दिन का, कि भाई लोग इंडिया से मैच देखने लाहौर में आए। ये जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है। हम्म। मैं भी तैयार था, लेकिन मेरे घर वालों ने आने ही नहीं दिया। कहाँ जाएगा, क्या हम्म। करेगा? फिर हम्म। मैंने कहा जी मैं लाहौर से तो हमारा मियाँवाली दिखाऊंगा, अपना पिपला दिखाऊंगा। तो फिर पता लगा जी कि वो जो वीज़ा मिलेगा ओनली फॉर लाहौर, हम्म। फिर जाना वैसे कैंसिल हो गया। वैसे भी आपको पता होगा, जो पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसको लिमिटेड एक्सेस ही मिलती है। ये हम्म। पता है आपको? जी जी। कि भाई जैसे कोई ज्यादातर। लाहौर से, जी। हाँ, कि भाई वो आया और उसको थाने में जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ खबर देनी। तो हम तो, जबकि मैं वहाँ पैदा नहीं हुआ, मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं, लेकिन अब जो सुनते सुनते आ रहे हैं, तो मैं तो उसको मिस करता हूँ। मैं तो यूट्यूब पे
आपके पिपला मियाँ वाली ये सब देखता रहता हूँ लाहौर। और मैंने आपको बताया कि इफ्तिकार ठाकुर है, आपके हम्म। लाहौर के हैं, लंबे से हैं, वो सराय जी। की मुशायरे कंडक्ट करते हैं। हम्म। उसमें डॉक्टर आइमा खान, आकिब सत्यानवी और हम्म। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे नाम है। वो मुशायरे में सराइकी में जो भाषा में, वो देखता हूँ मैं, हम्म। बहुत देखता हूँ मैं। डॉक्टर, उनसे भी मैंने एक बारी मेल भेजा था उनको, अब उनका जवाब भी आया था। हम्म। ये जो है इफ्तिकार ठाकुर, उनके मैं टीवी में प्रोग्राम देखता हूँ। ठाकुर साहब तो बड़े वेल नोन कॉमेडियन हैं हमारे। हाँ हाँ जी। हाँ। हम्म। वो उनका नाम ठाकुर नहीं है, कुछ और है, लेकिन वो किसी वजह से उन्होंने ठाकुर लगा लिया। ये भी हम्म। बात उन्होंने बताई है किसी प्रोग्राम में, मैंने देखा है। मतलब हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, हालात कितने भी हैं, खराब हैं, सारी बात है, हम हम्म। भी मानते हैं कि आज की डेट में माहौल खराब है। हम्म। आज आपको मैं बात बताऊं, मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूँ, आप माइंड मत करना। हम्म। आपसे मेरी बात हुई तो मैं कहीं बैठा था, हम्म। तो जिसके यहाँ बैठा था उसको मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके बारे में बताया, तो कहता जरा सोच समझ के फ़ोन करना पाकिस्तान, यहाँ ये अच्छा। माहौल है। मैंने कहा हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आरजू काजमी ये वो सारे देखता हूँ, ये हामिद मीर और ये जो कौन कौन से आपके सारे हैं, ये जी। सारे चैनल्स में सब देखता हूँ शौक से, मेरा हम्म। शौक है। अपना उर्दू का भी शौक है, ज़बान का भी है, सब है, सारी बातें हैं, मैं बहुत देखता हूँ। एक वहाँ का चैनल है, देखो सुनो जानो, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, हम्म। अपना वाच क्या नाम है, फैजल ऐसे कुछ करके है। फैसल वड़ाइच की बात कर रहे हैं आप? हाँ शायद वही है, हाँ हाँ, वो यंग यूट्यूब से ही है, चैनल। ज़्यादा उम्र, हाँ यूट्यूब है ना यंग वो? से ही है। जी हाँ जी। हाँ हाँ। जो हम्म। उनके बनाए में जिन्ना की सीरीज है, इंडिया पाकिस्तान की, कैसा जो है पाकिस्तान को एडवांटेज देते हैं। अभी जो ये हमारा जो लड़ाई हुई हमारी आपस में 3 दिन की, उसमें वो पाकिस्तान को ही जीता बता रहे थे, और हम कह रहे हैं कि इंडिया जीत गया। अब कौन जीता हम्म। मालूम नहीं, हम्म। है ना। हम्म। तो मैं यहाँ फैजल आपके चैनल से तारीफ करूंगा हम्म। कि सबसे अच्छी कोई एडिटिंग और सबसे अच्छा कोई कर रहा है ना, एक तो एक ध्रुव राठी है जो जर्मनी में है। जी आप कभी मौका लगे तो उसको देखना, जी। जी मैंने उनकी जो देखा है उनको। एडिटिंग है। हाँ जी, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं बड़ा इंप्रेस हुआ देख के कि ही हैज अबाउट 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। वो ठीक है, वो एंटी मोदी भी चलते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी चलते हैं, जिससे मेरी ना इत्तेफाकी उनसे हो सकती है। लेकिन वो जो दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो उनका एडिटिंग और जो वर्क है और जो स्क्रिप्ट है और जो डिटेल्ड वो है, वो रिसर्च। मार्वलस है। और हाँ, रिसर्च। और सेकंड नंबर पे मैं आपके इसको देखो सुनो जानो उसको, हम्म। मैंने तो आपके इंडिया, वो ठीक है, वो उन्होंने पाकिस्तान चैनल पे अपना बोला जी कि हम तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया इंडिया को, और हमारे यहाँ इंडिया वाले बोल रहे जी ओ हमने तो यूँ कर दिया, मतलब दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। तो मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक बनाया भी था अपना चैनल वीडियो, अभी मेरा चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, बहुत हम्म। रेयर, मिनिमम ही है, मतलब हम्म। 1200-1500 सब्सक्राइबर है, अभी मैंने ओके। स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने तो चैनल बनाया भी था, भाई इंडिया पाकिस्तान का ये क्या युद्ध किया, हम्म। वो कह रहे हम जीते, ये कह रहे हम जीते, या तो 71 जैसे युद्ध करते पता लगता, या हम्म। चाइना जैसे होता कि भाई हम चाइना में हार गए क्योंकि हमारी जमीन चली गई, या हम्म। पाकिस्तान चली गई। अब 99 में जो कारगिल हुआ, आपके वहाँ खुशियाँ मनाते हैं कि भाई हमने इंडिया पे फतह कर ली, और हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब हमने नाको चने चबवा दी पाकिस्तान हम्म। को। इसीलिए अनिल साहब अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, यानी जंग का पहला शिकार जो है वो सच्चाई होती है। अच्छा, इसके अलावा अनिल जी आपने कट्टरपन की बात की, तो वो मैं किसी मौलवी का सुन रहा था, मेरे ख्याल इंडिया के हैं वो मौलवी साहब। तो वो ये कह रहे थे कि जब हिंदुओं का कोई फेस्टिवल हो तो उसकी कोई मिठाई एक्सेप्ट ना करें, और उस दिन आप खुद भी जाके मिठाई ना खरीदें, ताकि कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए कि आप इस त्यौहार की खुशी की वजह से ये मिठाई खरीद रहे हैं। और दूसरा आपने बांग्लादेश की बात की कि उर्दू से बांग्लादेश की जो मूवमेंट है उसको प्रमोशन मिली। ये बात दुरुस्त है। जिन्ना साहब जो हैं पाकिस्तान बनने के बाद एक ही दफा ईस्ट पाकिस्तान गए थे जो अब बांग्लादेश है, मार्च 48 में। और वहां पे उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टिंगली अंग्रेजी में ये कहा था
कि उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो उस पे फिर वहां पे काफी वहां प्रोटेस्ट भी हुआ था, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाद में मानना पड़ा कि बंगाली को भी वही स्टेटस दे दिया जाएगा जो उर्दू का होगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उर्दू की वजह से पाकिस्तान बना और उर्दू की वजह से ही पाकिस्तान टूटा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जबान का तो नुकसान हुआ ही। अब वो तो एक बांग्लादेश क्यों बना, मैंने उसमें आपकी जो है हामिद मीर हैं शायद, जी। आपके यहाँ एक है ना, उनका यूट्यूब चैनल चलता है, उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बताया और उन्होंने तो पाकिस्तान को ही ब्लेम किया है कि भाई इसी वजह से वो बना। अब जैसे वो उस टाइम कौन थे जो अयूब, अनिल जी, हामिद मीर तो यहाँ के बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा चैनल है यहाँ जियो, उस पे वो वन ऑफ द मेन एंकर्स हैं, और उसके हाँ हाँ, अलावा जंग अखबार जो है बहुत प्रोमिनेंट अखबार है, उसमें वो कॉलम भी लिखते हैं। अयूब खान को कोट किया उन्होंने, कोई किताब दिखाई कि इसमें उन्होंने अपने किसी वजीर को कहा कि भाई जी। आप बात करो कि आप हमारा पीछा छोड़ो या आप कुछ करो। तो जी। जो बांग्लादेश शो को अब जो है वो, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप छोड़ो पीछा हमारा, हम क्यों छोड़े। और जी। बाद में यहाँ भी बात आई कि भाई जो आपका जो पासपोर्ट बनेगा उसमें आप इंग्लिश लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, एक बांग्ला भी लिख दो, ये बात भी नहीं होती। तो आपके जो कमरान थे वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। फिर वो जी। कहे जी हमारे साइड के जो पासपोर्ट बनेंगे, जो उधर है वेस्ट पाकिस्तान, उसमें आप जो वहाँ के लोग अप्लाई करेंगे उनको जो आप पासपोर्ट दें उसमें आप उर्दू में भी लिखें, इंग्लिश में भी लिखें और बांग्ला में भी लिख दें। तो इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। ओके। आपके जी। जो ईस्ट, मतलब अपने वेस्ट पाकिस्तान में जो रूलर थे, डोमिनेट तो जी। यही कर रहे थे शुरू से, पंजाब के और ये सब। तो भाई ये लैंग्वेज की वजह से ही मेन, देखो इंडिया पाकिस्तान जो अलग हुए वो तो मजहब के उस पे हुए अपना। अब आपने बीच में जो बात कही थी कि नेहरू और जो है महात्मा गांधी को हमारे यहाँ आज भी लोग ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, जो हैं भी सही, ऐसा मैं भी मानता हूँ, मैं भी उन्हीं में ही हूँ। अब ठीक है, हमारे यहाँ तो हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, सब गलत पढ़ाई, वो मुगलों को, वो हम कभी और बात करेंगे। उसमें बराबर के शरीक जो आपने बताया कि इनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, कि भाई हमारे भी इंडिया वाले भी कुछ मेंटली इसलिए तैयार हो गए हिंदू की, भाई ठीक है अब ये अलग हो जाएंगे। वही आपने जो कहा, एक ऑफिस में वो अलग बैठा है, मुंह करके एक अलग बैठा है, तो करे। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ सरदार पटेल की बहुत, वल्लभ भाई पटेल की बहुत अच्छी इमेज है, मैं भी जी। उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन उन्होंने जो भी पार्टीशन के टाइम जो कुछ भी करा, या वो भी बराबर के रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो भी थे ना उसमें, वो जो 2 4 5 10 12 जो भी जी। कैब थे, मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने अपने जो गुनाह हैं वो कवर अप कर लिए। कि भाई जो उन्होंने ये सारी रियासतें बनाई, और ये आप बार बार आपके उसमें ही सुना, हमने सीखा, हमें आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, आपकी नॉलेज मिली है। जो आप जूनागढ़ की बात बताते हैं, हैदराबाद की बताते हैं कि भाई हम वो पहाड़ी क्या लें, पहाड़ को क्या लेंगे हम, हैदराबाद, ये सब हमने, मैंने आपके यहाँ से देखा है, सीखा है। तो इन्फॉर्मेशन तो आपकी भी मिल रही है, अच्छी है, आपका भी जो है। तो ये जिन्ना का, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे खुद के, हमारी फैमिली के जो हमारे मियाँ वाली से सारे वो आए थे, जब महात्मा गांधी जो है अपना, वो रोज शाम को मीटिंग करते थे, सुबह या शाम पता नहीं कब करते थे, जी। प्रार्थना टाइप करते थे, उसमें सारे लोग जाते थे। तो कुछ हमारे लोग भी दिल्ली में कैंप में रह रहे थे शुरू शुरू में, ये मुझे मेरे फादर ये वो सब बताते हैं, क्या नाम से अपना। इसमें मैं एक और मज़ेदार किस्सा भी बताऊंगा आपको। तो अपना ये, कि वो एक दिन महात्मा गांधी के पास गए कि भाई हमारे को ना यहाँ खाने को है ना पीने को है, हम बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि तुम लोग मर क्यों नहीं गए, ये ऐसा हमारे यहाँ और भी कई अच्छे अच्छे वक्ता हैं, प्रखर श्रीवास्तव वगैरह, उन्होंने भी बताया है, तुम लोग मर क्यों नहीं गए, भाग क्यों नहीं गए, वहीं रह जाते, यहाँ क्यों आए हो। तो इतना गुस्सा हुआ। ठीक है, ये तो महात्मा गांधी ने कह दिया, ठीक है। जब सरदार पटेल को पता लगा, तो वो
हाँ, सरदार पटेल गए वहां तो किसी ने उसको गाली दी और पत्थर सा मार दिया सरदार पटेल को। उस टाइम इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, उनको लगा नहीं, उनके साथ फिर भी एक दो पुलिस वाले थे। तो सरदार पटेल ने क्या कहा, चलो किसी ने तो अपना गुस्सा थूक दिया, भाई इतने आक्रोशित थे। तो हमारे यहाँ पार्टीशन के लिए कुछ हद तक सरदार पटेल भी रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन उन्होंने जो अपने गुनाह अगर थे, अगर हम गुनाह कहें, तो उन्होंने सारा इंडिया को जो रियासतों को एक किया, सब किया, उनकी इमेज तो ठीक होगी। जी। लेकिन हमारे यहाँ नेहरू की और गांधी, अच्छा मैं लास्ट बात बता दूं आपको इसी में, कि ये तो गांधी जी जो हैं एंड टाइम में नाथूराम गोडसे की गोली से मारे गए, इसलिए वो आज इतना ऊपर हो गए और सब कुछ हो गया। नेहरू उनके चेले थे ही। अगर ये खुदा ना खास्ता अपनी मौत मरते तो आज इंडिया में इनको कोई, इनका कोई ऐसी इतनी इज्जत से नाम नहीं लेता। ये तो बिल्कुल इनकी पॉपुलैरिटी जो थी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे थी। और मैं कह रहा हूँ नाथूराम गोडसे का तो कांग्रेस को, नेहरू को बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक जो है ना मरा हाथी 1.25 लाख का, वो हो गया अपना, भाई मरे हाथी की है। तो हमारे यहाँ तो पूरा ही गलत महात्मा गांधी। अब जैसे अब खुल खुल के बातें आ रही हैं कि भाई ये सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। हमारा टॉपिक आज वो ये है कि भाई ठीक है, सारी बातें, हमें भी मुसलमानों से शिकायतें हैं कि वो बिल्कुल अपने किसी बात पे छूट नहीं। अच्छा, मेरी मुसलमान से मेन शिकायत होंगी, मैं सिर्फ, आप कभी भी, मैं आपसे पूछता हूँ क्या नाम से, आपने हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे वासुद्दीन ओवैसी है, चाहे ये मदनी वगैरह हमारे मौलाना, आपने इनको सुना होगा सबको, जी। या आपके कोई मुल्ला मौलवी जो बोलते हैं, ये हमेशा चिल्ला चिल्ला के गुस्से में ही बात करते हैं। आप मुझे एक भी लीडर बता दो इंडिया में या आपके पाकिस्तान में, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, ये सब चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ते, पता नहीं बोलते कहाँ से, मुंह से आवाज निकालते कहीं और से निकालते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के मौलवी बोलते, मतलब प्यार से ये बिल्कुल नहीं बोलते और धमकी के अंदाज में बोलते हैं। और इनको सिर्फ अपने जो है, इनको अपने, इनको जो हमको राइट्स मिले हुए हैं वो याद है, हमारी जिम्मेदारियां याद नहीं है। ये ऐसा नैरेटिव अब इंडिया में बन रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, 30 साल पहले, 30 साल से कट्टरता हो गई। मैं आपको नौशाद साहब का भी, हम कभी म्यूजिक पे भी बात करेंगे, जी। जी। ये जितने म्यूजिक वाले हैं सारे हैं जो आप, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने अफजल हुसैन उस्ताद उनका नाम लिया, गुलाम अली जो हैं आपके, अभी भी हैं वो, अपना गजल गायक है, मैं उनके 2-3 बारी जयपुर में मैंने प्रोग्राम देखे हैं, लाइव उनको मैंने सुना है। आप गुलाम अली की कोई भी गजल उठा के गा दे, या आप तो किताब ले लें और मैं आपको पूरी बताऊंगा कि कौन कौन सी गजलें, अगर कहीं गलत हो जाऊं तो, मतलब बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जी। मतलब हम इतना वो करते थे कि गुलाम अली से अच्छा कोई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गजल सिंगर, जो क्लासिकल में इनका पूरा कमांड था, जी। जी। सारा कुछ था। लेकिन आज मैं भी इसी बात का हूं कि अब भाई पाकिस्तान वालों को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो जगजीत सिंह को आने नहीं देते, अपने यहाँ सब आने नहीं देते। आपके यहाँ एक ये जो है आजकल राहत फतेह अली खान, इनके जो चाचा थे, क्या नाम है, नुसरत, वो बड़े बहुत मोटे से थे, नुसरत फतेह अली खान, जी। वो कवालियां गा रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं, ताली बजा रहे हैं कि काफिरों को घर ना बुलाया करो, ये तुम्हारा दीन ईमान लूट लेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ऐसे वो है। जी। मतलब मैं ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान में चाहता हूँ हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब कट्टरता जो है वो बढ़ गई है। वो जी। टेररिज्म पिछले 30 साल में ही ज्यादा आया है, इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे। मैं हमारे पूछता था कि भाई क्या नाम से, आप लोग कैसे घर में आते जाते थे, कहते घरों में तो अंदर जाते ही नहीं थे, पर्दा होता था। हमारी जो मेरी माँ है, जो मेरी अम्मी जिसको बोलो आप,
जो हमारी घर की बहुएं थी पूरा घूंघट ऐसे करती थी, घूंघट जिसे बोलते हैं ना, हम्म। भाई वो आदत वहीं की थी ना उनको। और हम्म। यहाँ की औरतें नहीं करती थी, जो इंडिया ये जो इस साइड की हैं जहाँ हम रह रहे हैं। तो हमारी हैबिट वही थी कि भाई हम्म। इज्जत का, शर्म का, ये जो बुर्के और ये इसके करते, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हम्म। भाई ये आबरू और इज्जत की उसकी बात है सारी बात। लेकिन आजकल वही माहौल है। लेकिन मुझे यही सुन सुन के दुख होता है कि अपना ना तो अब शायरी बची है। आपको एक मैं बात बताऊं, पुराने टाइम के हम्म। जितने भी शायर थे, जी। साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, अपना आनंद बख्शी, हम्म। ये जितने भी थे, वर्मा मलिक, ये हिंदी नाम है, नक्श लालपुरी, ये सब पाकिस्तान के थे, सागर सरहदी, ये सब शायरी और यहाँ करते थे। और हसरत जयपुरी भी तो थे। हसरत जयपुरी तो जयपुर में हम तो उनको सैकड़ों बारी देखा है, हमारे घर के पास ही रहते थे। वो गुजर गए। वो हसरत चाचा, हमारे फादर उनको हसरत चाचा बोलते थे। हसरत जयपुरी, उनके छोटे भाई थे अंजुम जयपुरी, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। हम्म। उनके भतीजे वगैरह और हैं, सब कईयों जी। ने शायरी करी है। मैंने अपने यूट्यूब में उनके प्रोग्राम भी बनाए हैं कि हसरत जयपुरी ही वाहिद एक शायर था जो हिंदी में भी लिखता था, उर्दू में तो था ही वो, और सब। मैं आपको इसमें किस्सा बता रहा हूँ, इस पे कभी हम और बात करेंगे कि हसरत जयपुरी जो म्यूजिक देते थे वो शंकर जयकिशन के साथ ज़्यादा देते थे। हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर होते थे शंकर जयकिशन। और हसरत जयपुरी जो रोमांटिक टाइप सॉन्ग है वो हसरत जयपुरी लिखते थे। जो हम्म। थोड़ा सा दार्शनिक और वैसे कविता नुमा है वो अपना शैलेंद्र लिखते थे। ये टीम थी, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, राज कपूर, मुकेश, ये टीम बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो एक बारी किसी एक मैगजीन यहाँ आती थी, माधुरी, हम्म। उसमें लिखा था कि हसरत जयपुरी जो है वो सिर्फ उर्दू में ही गाने लिखना जानते हैं, वो शैलेंद्र जैसे कवित्व के गाने लिखें हिंदी के, हम्म। तो हम माने। तो आपको मैं गाना बता रहा हूँ, पता नहीं आप हिंदी गाने सुनते नहीं सुनते। हसरत जयपुरी ने गाना लिखा, रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया, ये हिंदी गाना है। हम्म। और जब वो गाना रिलीज हुआ तो सबने समझा कि ये शैलेंद्र ने लिखा है। हम्म। और उस टाइम रिकॉर्ड कंपनी आती थी HMV, हिज हम्म। मास्टर्स वॉइस, जी। जी। उन्होंने रिकॉर्ड में उस गाने में लिख दिया, रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया, लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना था, शंकर जैक्सन का म्यूजिक था। हम्म। और उन्होंने लिरिक्स बाय लिख दिया शैलेंद्र। हम्म। तो बाद में पता लगा भाई ये तो हिंदी गाना शैलेंद्र ने लिखा होगा, हम्म। और वो गाना लिखा था हसरत जयपुरी ने। उनको रिकॉर्ड अपने वापस बुला के दोबारा उसको हम्म। अमेंडमेंट करना पड़ा। एक आपको और शायर की बात बताऊं। और अनिल जी, मेरा ख्याल है शैलेंद्र जो हैं, इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से था। नहीं नहीं, ये यूपी के रहने वाले थे। अच्छा। ओके। हाँ, ये यूपी के थे रहने वाले। हसरत जयपुरी यहीं के ही थे, मतलब यहीं रह रहे थे। जी। हमारे जयपुर में भी बहुत मुस्लिम लोग पहले से ही रहते हैं। एक और शायर थे साहिर लुधियानवी, जी। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत पॉपुलर थे जी। आई एम अपना। फेमिलियर विद हिम, यस। हाँ हाँ, वो लुधियाना के, पंजाब के थे। एक गाना आज तक, एक कुछ साल पहले एक टीम बनी थी अपना कि भाई इंडिया के टॉप 10-20 गाने सेलेक्ट करे जाए, कि भाई कौन से, एक किसी ने करवा लिया रैंकिंग, भाई 1 नंबर पे ये गाना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये गाना, ठीक है। अब जो फर्स्ट नंबर पे गाना आया वो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना आया था कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह क्या जाने जिनका मोह करे। ये हिंदी गाना है, शुद्ध हिंदी गाना है, और ये रामायण से ली हुई है कि धीर धरे सब काज होए, मतलब आप धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो आपके सब काम होंगे। तो हिंदी में गाना है अपना, वो केदार शर्मा की पिक्चर थी, उन्होंने को साहिर लुधियानवी को कहा कि आप हिंदी गाना लिखें,
और उन्होंने बताया कि रामायण की ये पंक्ति है, इसको आप ले, जो हमारे रामचरितमानस है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, धीर मतलब पेशेंस, स्लो डाउन। वो निर्मोही, वो निर्मोही है जो बेवफा है, मोह ना जाने, प्यार नहीं जानते जिनका मोह करे। तू जिनसे प्यार कर रहा है वो तेरा प्यार नहीं जानते, तू धीरज रख, तू तसल्ली रख, ऐसे। ये गाना किसने लिखा था? ये गाना नंबर 1 आया था, इसको अपना उस टाइम 1966 रोशन का म्यूजिक था, इसको फिल्म फेयर अवार्ड सारे गाने मिले थे। ये प्योर हिंदी गाना था। आज आप जो है इसको प्रोग्राम के बाद सोने से पहले गाना सुनना, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह ना जाने जिन। बहुत अच्छा गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। ये गाना लिखा था साहिर लुधियानवी ने। ओके। मतलब आप, मैं जो एकता मिलाप और जो आप एल्फी बोलते हैं, फेविकॉल बोलते हैं, उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये मिसाल है उसकी। एक और गाना है जो पहले थे, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, लखनऊ को बेस करते थे। जी शकील जी। बदायूनी, शकील बदायूनी शायर थे बदायूं के, यूपी में। गाने वाले मोहम्मद रफ़ी। और भजन लिखा है उन्होंने जो आज तक अनडाउटली किसी को कोई सेकंड थॉट नहीं है। सबसे अच्छा, आप किसी भी इंडियन से म्यूजिक से जो ज़रा सा भी जानता है उनसे पूछ ले, भाई आज तक का सबसे अच्छा भजन कौन सा है, तो उनसे पूछे आप। मैं भजन बोल रहा हूँ, उसमें क्या नाम से है अपना, मंदिर बनता फिर गिर जाता, ऐसे भजन है वो लिखा मुसलमान ने, गाया मुसलमान ने, लिख और संगीत भी मुसलमान ने दिया, और हिंदी का भजन है। अब आप बताओ। तो पहले ऐसा नहीं था। नौशाद ने अपना घर छोड़ दिया था, उनके वालिद ने कहा, वो कोर्ट में बाबू थे, रीडर थे, कि अपना, कि या तो आप, ये संगीत हराम है, या तो आप घर छोड़ दो, या संगीत ये मौसीकी छोड़ दो। तो नौशाद ने घर छोड़ दिया था और वो बॉम्बे आ गए थे। अब आज की डेट में तो काफिर हो जाएंगे, उनके खिलाफ फतवे निकल जाएंगे। आज अगर मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदा होते तो उनके खिलाफ इंडिया में जितने भी मुल्ले मौलवी है ना, सब ने फतवे निकाल दिए थे और उनको गैर मुस्लिम घोषित कर दिया होता। मतलब मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि पहले हमारे यहाँ क्या माहौल था फिल्म इंडस्ट्री का, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक रहा आपका? रहा क्या, हमारे रिलेशन में कई लोग थे, मैं जाता रहता था, मैं क्रिटिक था, मैं कुछ लिखता भी था उसमें अपना, थोड़े आर्टिकल छोटे मोटे आते थे, एक दो बारी मैंने जो बताया उसमें भी आए थे मेरे। मेरा शौक भी रहा है। मेरा एक प्रोग्राम होना था, अब वो खैर वो फिर पर्सनल बात हो जाएगी, वो मैं नहीं करूँगा। और आज भी मेरे प्रोग्राम, मेरे जो नॉलेज है, मैं आपको बता दूं कि अपने मुंह से जो अगर कोई अपनी तारीफ करता है ना, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन मैं ये बेवकूफ़ी करना चाहता हूँ, आप कोई भी हिंदी गाना इंडिया का, कोई भी XYZ 90s तक का गाना, कोई भी गाना बता दे, मैं उस गाने को पूरा बता दूंगा, उसके आगे आगे गा के सुना दूंगा, किसने लिखा, किसने गाया, क्या राग है, क्या ताल है, सब बता सकता हूँ। मतलब बहुत ऊंची बात कह दी मैं। मतलब संगीत का तो ये है कि कोई सीख नहीं सकता। मेरे ऐसे प्रोग्राम भी आने थे वो लाइव में, वो सब थे, वो कभी हम फिर बताएंगे, अब मैं बताऊंगा आपको और फिल्मों के बारे में भी हम कभी और चर्चा करेंगे। अपना डिटेल में वह बहुत खजाना है। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये जो उर्दू की बात तो मैं कर ही रहा हूँ बार बार, और हमारी जो रूट्स हैं, हम उनसे जो आज भी या यही कहते हैं, जो चले गए वो कट गए। अब हम तो ठीक है, अब यहीं हो गए, कर गए, सब है। तो वहाँ, और ये जो आए कट्टरता आई है, ये अब ज़्यादा हो गई है अपना, ये जो फतवे निकालना। आपकी कुछ बातों से मुझे याद आया कि 96 में मैं कलकत्ता गया था, एक पीस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे। हाँ हमारे डेलीगेशन के जो हेड थे, ही वाज अ वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, आई ए रहमान। तो उन्होंने उसके आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पे लोगों ने ये सवाल किया, जर्नलिस्टों ने, कि क्या वजह है कि भाई कि पाकिस्तान से इतने आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर्स और इवन एक्टर्स, वो इंडिया आते हैं, तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर्स, वो क्यों पाकिस्तान नहीं जाते?
तो उनके पास कोई इफ़ेक्टिव जवाब नहीं था, कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था, बस वो कह रहे थे हालात बेहतर हो जाएँगे, ये शुरू हो जाएगा। तो मुझे पता है कि लता जी की बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में परफ़ॉर्म करूँ। उनके बहुत ज़्यादा फैन्स थे पाकिस्तान में और एक साहब ने कोशिश भी की, फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी ने प्रेशर डाला, क्या हुआ, वो उनको कैंसल करना पड़ा और मुझे किसी ने बताया कि दैट मैन वाज़ फाइनेंशियली रूइन्ड, इतनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर चुका था उस ट्रिप पे, लेकिन वो फंक्शन ना हो सका। तो अब आपको क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? किस तरह से ये रिलेशंस जो हैं बेहतर हो सकते हैं? मेन बात तो टेररिज्म की आ जाती है। अब ये जो अभी कश्मीर में जो 26 मारे गए, नाम ले लेके मारे गए, तो अब हमारे यहाँ आप लोग बोलते हैं आपके यहाँ कि आपके जो मेजर कौन से आते हैं जो बड़े रेगुलरली आते हैं मिश्रा डॉक्टर के साथ, उनका नाम मेजर रज़ा। नहीं, हाँ, वो बोलते हैं कि इंडिया ने 10 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया कि हुँ, क्या नाम से जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपके चैनल पे कहा गया है, मैं भी बोलता हूँ कि आपके यहाँ पेशावर और कहाँ हमले होते हैं, आपके यहाँ भी तो 5 मिनट से पहले बोल देते हैं कि इंडिया ने कराया। हुँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बारी कुछ साल पहले पेशावर में किसी स्कूल में कोई बॉम्ब अटैक हुआ था, वो आपके आपसी उसी में ही हुआ था। जी, तो वहाँ जो औरतें हैं वो रो रही हैं स्कूल में, और बच्चे जिनके चले गए और सब हो गए। तो एक औरत बोल रही है रोते रोते कि ये बम हम मुसलमानों पे ही क्यों मारा, ये इंडिया में जाके मारते ना। तो